हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग उसी चैप्टर को डिस्कशन करेंगे जिस चैप्टर को हम अभी प्रीवियस 3-4 क्लासेज में कंप्लीट किए हैं। थियोरेटिकल हो या फिर प्रैक्टिकल हो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर हम लोग डिस्कशन किए हैं। जिस चैप्टर का नाम है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। इस चैप्टर में जो बेसिक बच्चों को प्रॉब्लम होता है वो कुछ टर्म है जिसको जिसको कि हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर समझेंगे। और आई थिंक अगर ये टर्म आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो निश्चित रूप से आप लोग होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी का कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पर यह डिस्कशन करना है हम लोगों को, जो कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट, जैसे कि थियोरेटिकल क्लास में हमने इस पर डिस्कशन भी किए थे, थोड़ा यहाँ पर फिर से दोबारा हम लोग समझ लेंगे। सेकंड पॉइंट है कैपिटल लॉसेज एंड रेवेन्यू लॉसेज। थर्ड में है एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। फोर्थ में अनरियलाइज प्रॉफिट। फिफ्थ में अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ये सब टॉपिक हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल प्रॉफिट। अब कैपिटल प्रॉफिट क्या होती है इसको आप लोग जानते भी होंगे, जैसे थियोरेटिकल क्लास में हम लोग इसमें किए हुए थे। कैपिटल प्रॉफिट हम कैपिटल प्रॉफिट हम उस प्रॉफिट को कहते हैं जो किसी भी कंपनी का मतलब यहाँ पर तात्पर्य हुआ होल्डिंग कंपनी। यानी जब होल्डिंग कंपनी किसी भी अनदर कंपनी को टेक ओवर करता है, परचेज करता है, होल्ड्स करता है, तो डेट फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम कह सकते हैं कि यह कैपिटल प्रॉफिट है कि रेवेन्यू प्रॉफिट है। तो हम देखते हैं कि कैपिटल प्रॉफिट वैसा प्रॉफिट है जो होल्डिंग कंपनी किसी भी सब्सिडी कंपनी को टेक ओवर करता है, तो उससे टेक ओवर करने से जो पहले का होता है उसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। और टेक ओवर करने के बाद डेट का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मीन्स एनी प्रॉफिट और जनरल रिजर्व earned by the subsidiary company before the date of acquisition in the pre-acquisition profit। बहुत क्लियर यहाँ पर कर है कि कोई भी प्रॉफिट हो या चाहे वह रिजर्व हो जो एक सब्सिडियरी कंपनी अर्न करती है बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी उसको होल्डिंग कंपनी जब परचेज करता है तो परचेज करने के डेट से पहले का जो भी प्रॉफिट अर्न किया सब्सिडियरी कंपनी, उस प्रॉफिट को ही हम लोग प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहते हैं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल रिजर्व। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं जो कैपिटल प्रॉफिट यानी कैपिटल रिजर्व भी कहते हैं, इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व भी कहते हैं। कैपिटल रिजर्व और इसका एक अनदर नाम है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो इसका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता है उसको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एनी प्रॉफिट और जनरल रिजर्व earned by the subsidiary company after the date of purchase of share is called post acquisition profit। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट यहाँ पर प्री और पोस्ट दोनों को समझना है, तो बिफोर और आफ्टर को अगर हम लोग समझ लें तो बिफोर और आफ्टर यानी बिफोर और आफ्टर ये दो पॉइंट हम लोग को कह सकता है कि कौन प्री होगा और कौन पोस्ट होगा। अगर बिफोर परचेजिंग है, अगर बिफोर यहाँ पर बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन इन इज द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, यानी जो क्रय करने से पहले डेट का जो होता है प्रॉफिट, किसी भी सब्सिडी कंपनी के द्वारा जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है किसी भी होल्डिंग कंपनी को परचेज करने से पहले का, तो उसको हम लोग यहाँ पर कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे।
और अगर यही आफ्टर हो जाता है तो उसको हम लोग पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहेंगे। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं, जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, या इसको हम लोग पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहें या इसको हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट कहें, बोथ आर इक्वल। यहाँ पर तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट, इन दोनों को हम लोग इसके अंतर्गत रखेंगे। और तीसरा और सबसे लास्ट में एक पॉइंट इसमें और आता है जिसको हम लोग रेवेन्यूज लॉसेज और कैपिटल लॉसेज भी कहते हैं। तो इसका भी कंसेप्ट वही है, जो कोई भी सब्सिडी कंपनी को अगर लॉस हुआ है जब वो होल्डिंग कंपनी परचेज करता है, तो परचेज करने से पहले का लॉस इट इज़ कॉल्ड कैपिटल लॉस, और परचेज करने के बाद का लॉस इट इज़ कॉल्ड रेवेन्यूज लॉस। तो इन दोनों का है। अब इसका सवाल है ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं? तो यहाँ पर समझना हम लोग को होगा, जो कैपिटल प्रॉफिट, द पोर्शन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर शुड बी इंक्लूडेड इन द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मतलब जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर से जो भी रिलेटेड होगा उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट में इंक्लूड करते हैं। और द पोर्शन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट बिलोंगिंग टू द होल्डिंग कंपनी आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व एंड एडजस्टेड अगेंस्ट गुडविल। मतलब क्या, जब हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं या कैपिटल रिजर्व, दोनों में से कुछ एक ही आता है। तो जब हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जनरली हम लोग कैपिटल प्रॉफिट को ट्रीट करते हैं, लेकिन कैपिटल प्रॉफिट में भी हम लोग को देखना पड़ेगा जो उस होल्डिंग कंपनी जो टेक ओवर किया है, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर का होगा वो। जैसे कि हम लोग समझे भी थे, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर में जो भी रेशियो आता है, जैसे हमने समझाए थे प्रीवियस क्लासेस में, जो अगर मान लो सबसे पहला ये स्टेप था जो प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का पहला ही कंसेप्ट ये था कि 20% है कि आपको 10% है कि 1/5 है। तो ये समझना पड़ेगा, जो अगर 80% है तो रिमेनिंग जो 20% बचेगा वो आपका हो जाएगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। तो ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, तो फिर से एक बार रिकॉल कर लें, फिर से एक बार हम लोग समझ लें। जो यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ जो कैपिटल प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हम लोग दो तरह से करते हैं। एक तो पहला, द पोर्शन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर से रिलेटेड होगा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा, और जो होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड होगा बिलोंगिंग टू द होल्डिंग कंपनी, तो उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में या फिर कंसोलिडेटेड जो पीएल निकालते हैं उसमें इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं, शेयर हो या रिजर्व हो। फिर सेकेंड पॉइंट आता है ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। तो रेवेन्यू प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो रेवेन्यू प्रॉफिट का जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, तो इसमें पोर्शन शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बिलोंगिंग टू द होल्डिंग कंपनी इज एडेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द होल्डिंग कंपनी। मतलब जो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कंसोलिडेटेड पीएल निकालते हैं, तो उसमें हम लोग रेवेन्यूज प्रॉफिट को ट्रीट करते हैं। उसके बाद सेकेंड पोस्ट है, जो कुछ पोर्शन जो रिमेनिंग पार्ट था उसमें हम लोग माइनॉरिटी शेयर होल्डर से जो रिलेटेड है उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर समझ सकते हैं, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर शुड बी इंक्लूडेड इन द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम लोग इंक्लूड करते हैं। और लास्ट में यहाँ पर है ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। तो जैसे हम लोग प्रॉफिट को ट्रीटमेंट करते हैं उसी तरह से हम लोग रिजर्व को भी ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर समझना है। फिर उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट हम लोग का था, वो सेकेंड पॉइंट क्या था? यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हम लोग का है कैपिटल लॉसेस और रेवेन्यू लॉसेस। तो वही जो हम लोग प्रॉफिट को ऐड करते हैं, लॉसेस को हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट करते हैं। मतलब लॉसेस का मतलब यहाँ पर हुआ कि कैपिटल लॉसेस या रेवेन्यू लॉसेस, वही प्री एक्विजिशन लॉसेस या पोस्ट एक्विजिशन लॉसेस। तो प्री एक्विजिशन लॉसेस इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉसेस, और पोस्ट एक्विजिशन लॉसेस इज ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू लॉसेस। तो जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल जो डिस्कशन किए थे प्रीवियस क्लास में, उसमें हम लोग डिस्कशन किए थे यहाँ पर जो पोस्ट एक्विजिशन में हम लोग कैसे क्या करते हैं।
तो यहाँ पर समझना पड़ेगा हम लोगों को, जो पोस्ट इक्विजिशन में जो है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो पोस्ट इक्विजिशन में पोस्ट या प्री, पहले प्री समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पोस्ट समझेंगे। प्री इक्विजिशन लॉसेस, प्री इक्विजिशन लॉसेस, तो प्री इक्विजिशन लॉसेस इज ट्रीटेड एज कैपिटल लॉस। इसको हम लोग कैपिटल लॉस ट्रीट करते हैं, कैपिटल लॉस। सो इट इज एडेड टू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो अगर प्री इक्विजिशन लॉसेस होगा तो उसको हम लोग ऐड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी गुडविल जब हम लोग निकालते हैं, सो इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। इसको कैपिटल रिजर्व में हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, इसको डिडक्ट कर देते हैं, जैसे कि प्राइमरी एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हो गया, या फिर और भी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स हो गया, इस सबको हम लोग ये करते हैं। फिर पोस्ट इक्विजिशन लॉसेज इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू लॉसेज। दूसरा क्या था इसका टॉपिक, जो पोस्ट इक्विजिशन लॉसेज इज treated as post acquisition losses is treated as revenue loss। इसको हम लोग रेवेन्यू लॉस ट्रीट करते हैं, रेवेन्यू लॉस। अब रेवेन्यू लॉस ट्रीट करते हैं इसमें, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ द होल्डिंग कंपनी, और इसको हम लोग जो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट होता है उसमें से हम लोग इसको डिडक्ट कर देते हैं। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, जो प्राइमरी एक्सपेंसेज होता है, प्राइमरी एक्सपेंसेज ऑफ द सब्सिडी कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज प्री इक्विजिशन लॉसेज। ये था हम लोग का सेकेंड टॉपिक। और यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट था हम लोग का, थर्ड पॉइंट क्या था, तो एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। हम लोग डिस्कशन भी किए थे, जो एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन जब हमने बताए थे, प्रीवियस क्लास में बताए थे इसको, जो एलिमिनेशन इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में 3-4 पॉइंट होता है, जिसको हम लोग को ध्यान में समझना पड़ेगा, अच्छा से समझना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला कहता है इंटर कंपनी डेप्ट। तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में ये हम लोग लिखेंगे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में जो ए पॉइंट आता है, उस ए पॉइंट में है इंटर कंपनी डेप्ट, इंटर कंपनी डेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय डेप्ट, तो डेप्ट मीन्स हम लोग सभी को जानते हैं, जो भी कर्ज होता है, लोन होता है, सबको इसमें शामिल किया जाता है। तो डेटर एंड क्रेडिटर ड्यू टू क्रेडिट सेल्स एंड परचेज, हम लोग सभी को जानते हैं, जो डेटर और क्रेडिटर का जो जन्म होता है वो क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज से होता है। तो इसमें मेनली इसी को रखा गया है, जो अगर एक कंपनी, जैसे मान लो होल्डिंग कंपनी का डेटर है, तो सब्सिडी कंपनी का क्रेडिटर, इससे हम लोग एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर समझना भी पड़ेगा कि इंटर कंपनी डेप्ट अराइजेज फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स on credit between the company in the group. The company which sell the goods on credit, so it is transaction on asset side of the balance sheet under the head debtor. तो यहाँ पर ये है, और लाइबिलिटी तो जानबे करते हैं, अगर क्रेडिट परचेज करते हैं तो वो क्रेडिटर को बॉर्न करता है, और क्रेडिटर जो है सो करंट लाइबिलिटी हेड में उसको हम लोग शो करते हैं। तो यहाँ पर है क्या, जो फॉर एग्जाम्पल इफ द होल्डिंग कंपनी इज परचेज ऑफ गुड्स, अगर मान लो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी है जो कि गुड्स परचेज किया, इफ द होल्डिंग कंपनी परचेज ऑफ गुड्स फॉर रुपीज, अगर 5,000 का होल्डिंग कंपनी ने परचेज किया, द अमाउंट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स of the holding company and rupees 5,000 from the debtor of the subsidy company। ये तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो ये रुपीज़ 5,000 है, इसको हम लोग दो तरह ट्रीटमेंट करेंगे, यानी एक क्रेडिटर में से तो दूसरा डेटर में से। तो यहाँ पर समझना है जो किसका डेटर होगा और किसका क्रेडिटर होगा। तो यहाँ पर यानी होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडरी कंपनी का
तो कहता है दिस अमाउंट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिटर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, यानी ये होल्डिंग कंपनी का हो जाएगा, तो ये फिर किसका हो जाएगा, सब्सिडी कंपनी का। यही हम लोग को समझना है। और दूसरा केस हो सकता है इसी में, इसका अपोजिट भी हो सकता है, जो एक का डेटर दूसरे का क्रेडिटर, तो ये एलिमिनेट कर दिया जाता है। जो क्रेडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी, डेटर ऑफ क्या, सब्सिडी कंपनी, यानी सब्सिडी कंपनी के डेटर में से 5000 डिडक्ट कर देंगे और 5000 होल्डिंग कंपनी के क्रेडिटर में से डिडक्ट कर देंगे, ये हुआ। फिर होता है इंटर कंपनी लोन एंड एडवांस, तो लोन एंड एडवांस में भी हम लोग इसको भी हम लोग डिडक्ट करते हैं। फिर उसके बाद इंटर कंपनी बिल ऑफ एक्सचेंज है, यानी बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, तो इसमें भी हम लोग समझेंगे। जो बिल्स पेबल, एक अगर होल्डिंग कंपनी का बिल रिसीवेबल है तो सब्सिडी कंपनी का बिल्स पेबल हो जाएगा, या सब्सिडी कंपनी का बिल्स पेबल होगा तो होल्डिंग कंपनी का बिल रिसीवेबल हो जाएगा। इस तरह से उसको भी हम लोग डिडक्ट कर देते हैं। तो अदर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेबल, अब होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा तो सब्सिडी कंपनी का इंटरेस्ट पेबल हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। फी रिसीवेबल, फी पेबल, अब ये फी रिसीवेबल फी पेबल होगा तो होल्डिंग कंपनी का फी रिसीवेबल होगा तो सब्सिडी कंपनी का फी पेबल हो जाएगा, इस तरह से डिडक्ट हो जाएगा। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड पेबल, अब ये भी डिविडेंड रिसीव और डिविडेंड पेबल एक दूसरे से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन जब भी होगा तो BR बिल्स पे, BP, डेटर क्रेडिटर, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट पेबल, फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेबल एटसेट्रा, ये सब आपका इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में होता है और इसको हम लोग डिडक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पर पॉइंट है अनरियलाइज प्रॉफिट। अब अनरियलाइज प्रॉफिट, इसका तो मैथमेटिकली हम लोग इसको डिस्कशन करें, व्हाट डू यू मीन बाय अनरियलाइज प्रॉफिट। तो वी नो दैट अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो अनरियलाइज प्रॉफिट एक वैसा प्रॉफिट जो रियलाइज नहीं कर पाया। अनरियलाइज प्रॉफिट ये को जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 3-4 फार्मूला होता है जिसको कि हम लोगों को ध्यान में रखना है। किसी एक फार्मूला से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। फर्स्ट फार्मूला होता है यहाँ पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का जो होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इक्वल टू फर्स्ट फार्मूला हो जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं इफ गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन कॉस्ट, इफ गुड्स हैव बीन सोल्ड एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ये समझना है। जो पहला पॉइंट क्या रहा है, जो इफ गुड्स हैव बीन सोल्ड एट कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो ऑन कॉस्ट बेसिस, ये कौन सा बेसिस हो जाएगा, ऑन कॉस्ट बेसिस, यानी जब कॉस्ट बेसिस हो जाएगा तो इसमें जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर लिखेंगे अनसोल्ड स्टॉक। व्हाट डू यू मीन बाय अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक मतलब वो ऐसा स्टॉक जो कि सोल्ड नहीं हुआ, तो अनसोल्ड स्टॉक इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये ध्यान में रखना है, जो इसमें 100 को प्लस कर देते हैं। दूसरा फॉर्मूला है सेकेंड पॉइंट में, जो इफ गुड्स हैव बीन सोल्ड बाय, have been sold by charging profit on selling price, charging profit on selling price। तो इसमें फॉर्मूला है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इक्वल टू अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। ध्यान रखना है, कॉस्ट में रहेगा तो कॉस्ट पर, या सेल पर रहेगा तो सेल पर हम लोग करेंगे। सेल डिवाइडेड 100, यहाँ पर सिर्फ 100 करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा फॉर्मूला है जो अनसोल्ड स्टॉक इंटू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड टोटल परचेज या सेल, जो भी रहे। तो इसका जो बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है,
देयर आर टू अप्रोचेस फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। एक होता है मॉडर्न अप्रोचेस और एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोचेस। तो आप यहाँ पर सिंपल समझ सकते हैं, जो मॉडर्न अप्रोचेस में जो होता है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोचेस द बेटर वे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ पर 21 भी बता रहा है कि द फुल अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन एंड नॉट मेयरली द शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट should be adjusted and eliminated. The adjustment is made by reducing the stock of buying company and that of the statement of profit and loss of the goods selling कंपनी इन द कॉन्सोलिडेटेड। यानी कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय इसके फुल अमाउंट को हम लोग स्टॉक में से डिडक्ट कर देते हैं और जो अमाउंट हम लोग डिडक्ट करेंगे वहाँ पर उसका प्रोपोर्शनेटली हम लोग यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट में और इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट में डिडक्ट कर देते हैं। इस तरह से इसका कैलकुलेशन हो जाता है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर पॉइंट है जिसका कि अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी है। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं जो अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का याद रखना है। जो अगर किसी भी एसेट्स को अंडर वैल्यूएशन कम दिखाया गया है जो कि ज़्यादा होना चाहिए था, अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन, यानी इसको इन अदर वर्ड में हम लोग समझ सकते हैं जो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो जो प्रॉफिट हो जाएगा उसको हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स जो होता है उसको हम लोग जो फेस वैल्यू लिखते हैं गुडविल को कैलकुलेट करते समय उसमें ऐड कर देते हैं और अगर वहाँ लॉस हो जाता है तो उसको हम लोग इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसमें से लेस करते हैं। तो इस तरह से हम लोग को दोनों तरफ से समझना है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। तो इसका देखिएगा आप लोग भी बीकॉम पार्ट 2 में है, इसमें होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा से आप लोग इसको देखिएगा, प्रैक्टिकल अप्रोच से भी बनाइएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।